ये बटाटा 30 रुपए की। क्या लूट मचा रखी है। इतना महंगा सब कुछ। अंग्रेज के जमाने में सब कुछ कितना सस्ता था। जेल में सुरंग? क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं। दोस्तों, आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ वो जब पर्दे पर आते थे तो आलम ही अलग था। उनकी शक्ल देखते ही हर कोई हंसने लगता था। पूरा थिएटर ठहाकों से गूंज उठता था। कि तुम बेइलाज का ऐसा इलाज करते हो कि वो लाइलाज हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरा इलाज कर दो। उनकी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं था और उनकी कॉमेडी की टाइमिंग इतनी बढ़िया थी कि हर कोई उनका दीवाना हो गया था, उनका फैन बन गया था। तुम उधर झाड़ियों की तरफ जाओ, जरूर कोई चियोड़ा रोमांस कर रहा होगा। डंडा दिखाकर पैसे वसूल करके लाओ। उन्होंने जितनी मस्खरी कर दर्शकों को हंसाया है उतना ही शायद किसी और ने हंसाया होगा। नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी, है जबान लगाता। और उतनी ही गंभीरता से उन्हें दर्शकों को रोने पर और सोचने पर मजबूर भी कर दिया था। तो आज के बाद इस घर में घुसना नहीं। अरे पप्पा जी बोल हराम कर। उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, डायरेक्टर्स एक्टर्स के साथ काम किया है। इसके साथ उन्होंने काम नहीं किया। ये क्या है? ये सूटकेस है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर इस सूटकेस के अंदर क्या है? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजूबंद, कड़े, कुंडल और नवरत्न जड़ा। फिर भी उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि रुपहले पर्दे पर अपना रंग जमाने से पहले वो रेडियो स्टेशन में एक मामूली सी नौकरी किया करते थे एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। हेलो, हाँ, स्टील जैक्सन इल्लेपा ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಕಾಡಿ। और क्या आप सोच सकते हैं कि जब उनके मॉम डैड ने उन्हें फिल्मों में जाने से रोका, काम करने से रोका, तो उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर नाटक के जरिए अपने पैसों का इंतजाम किया, घर वालों से बिना कोई हेल्प लिए। अब देखता हूँ कौन सा भूत मेरे पास भटकता है। ओझा से सब सीख कर आया हूँ। एक बार ओम बोलूंगा, भूत डर के मारे। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस कलाकार के नाम एक दशक में सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड दर्ज है इनके नाम, जो अब तक टूट नहीं पाया है। अबे सो के कह रहे? अरे जब अपना धंधा ही सो गया तो मैं जाके क्या करूं? लुका पट्टा, एक तो टांग पटांग डाला, ऊपर से हिला भी रहा है। ये मेरी टांग है, मैं इसको हिलाऊं या नचाऊं तुमसे मतलब? और नहीं हिलाऊंगा तो लोग मुझे मरा हुआ समझ के शमशान घाट में पटा। और आज भी वो बहुत सारी फिल्मों में नजर आते हैं। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी है? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार, अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई। मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन। कौन थे ये कलाकार, कौन है ये कलाकार और कैसे शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर? कैसे उन्होंने 5 दशक तक फिल्मों में अभिनय कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपना एक अलग मुकाम बनाया है? जानेंगे बहुत कुछ उनके बारे में। बस कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे चैनल OSM बॉलीवुड पे। जी हाँ, और हाँ एक बात और, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत मेहनत करते हैं, आपके सब्सक्राइब करने से ही तो हमें हिम्मत मिलती है, तभी तो हम आगे और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम को अंजाम दे पाते हैं। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम OSM बॉलीवुड। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल OSM बॉलीवुड। अब तक तो आप समझ गए होंगे हम किस कलाकार की बात कर रहे हैं, किस कलाकार की चर्चा कर रहे हैं अपने इस वीडियो में। अगर मैं उनकी तरफ बोलकर दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे, बिल्कुल सही पहुंच जाएंगे। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। हाँ? जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? हाँ? जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम बात कर रहे हैं असरानी की। क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग। वन एंड ओनली असरानी, जिन्होंने बहुत सारे अभिनेताओं के साथ काम किया है, बड़े बड़े छोटे छोटे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, छोटे छोटे सभी लोगों के साथ काम किया है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, हर बड़े से बड़े अभिनेता के साथ काम किया है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, आप जिसका नाम लें, उनके साथ उन्होंने काम किया और हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है। हवलदार को चोर कहता है? देखा,
तूने भी बदतमीजी की तो तेरे मुंह में साइलेंसर घुसेड़ दूंगा। ये देखा जा वरना टोल 08 फाटा बंद कर। अबे मुझे नहीं। वैसे तो इनका असली नाम है गोवर्धन असरानी, जिन्हें आप फिल्मों में असरानी के नाम से जानते हैं। गोरा रंग, मासूम सा चेहरा और उस पर उनका कमाल का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरी आंखें। इस अभिनेता ने भारतीय फिल्म जगत में एक तो नहीं पूरे 5 दशकों तक अपना रंग जमाया। जी हाँ, लगभग 50 साल आप कह सकते हैं। और अभी भी उनकी वही टाइमिंग बरकरार है, वही टैलेंट उनमें बरकरार है और वो नजर आ जाते हैं अक्सर इस उम्र में भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम करते हुए, बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, हर जगह। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है। इस मल्टी टैलेंटेड कलाकार के बारे में जानने के लिए आइए एक नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1940 को जयपुर के एक मिडिल क्लास सिंधी परिवार में हुआ था। जी हाँ, इनके पिता कारपेट के कारोबारी थे और मां हाउसवाइफ थी। उनकी 4 बहनें थी और 3 भाई थे। इनके बड़े भाई तो कहते हैं अभी भी, नंद कुमार असरानी उनका नाम है, अभी भी पिछले 50 सालों से जयपुर के न्यू कॉलोनी में लक्ष्मी साड़ी सेंटर के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं। वो जो एक कसम के साथ 100 झूठ बोलता था वही रहता। झूठ बोलते बोलते मर गया है ना। तो हमने उसके शरीर से झूठ बोलने के कीड़े निकाले थे। हाँ, वो फ्रिज में पड़े अकड़ रहे हैं ना जी। उन कीड़ों को एक इंजेक्शन में भर कर ले आओ। बात 1936 की है, जब असरानी के पिता कराची से आकर जयपुर में बस गए थे, वहां रहने लगे थे। यहां उन्होंने कारपेट यानी कालीन की दुकान खोली थी। असरानी को व्यापार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वो पढ़ाई में भी बहुत कमजोर थे। मेरा क्या है, मैं तो नौकर था, नौकर हूँ और नौकर ही रहूंगा। मेरे लिए 50 दरवाजे खुले, तुम्हारे लिए तो खुद का दरवाजा बंद हो गया है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मुझे तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं। और जो उनकी रुचि थी वो तो सिर्फ फिल्मों में थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो गणित से बहुत घबराते थे, गणित उन्हें कभी समझ ही नहीं आया। असल में उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था। सुनो, अगर वो कूद पड़ा तो तुम क्या मार डालोगे? वो तो स्वयं ही मर जाएगा। ओम नमः शिवाय। तुम कौन हो? मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने इस आत्महत्या के दृश्य को देखा। और कितनी ही बार ऐसा हुआ जो अक्सर हमारे साथ भी हुआ है। हमें भी फिल्मों का शौक था, आपके साथ भी हुआ होगा। वो स्कूल बंक करके फिल्में देखने चले जाते थे और फिर इसी तरह से उनका मन एक्टिंग की तरफ खिंचने लगा। भैंस इधर को क्यों लाया है? मिस राधा और मिस दूधवानी, आप लोगन को शक है ना कि हम दूध में पानी मिलाते हैं? बिल्कुल। इसलिए हम भैंस को आपके सामने दोहने के लिए लाए हैं। फिल्मों को देखने और अपनी जेब का खर्च उठाने के लिए उन्होंने बहुत छोटी ही उम्र में जयपुर रेडियो स्टेशन में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उन दिनों असरानी कभी कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे नाटक रचा करते थे, खुद ही उसमें अभिनय करते थे और लोगों के साथ, मतलब जिस तरह से चंदा इकट्ठा करके आपस में दोस्तों के साथ वो नाटक किया करते थे, इस तरह से वो अपनी इच्छा पूरी करते थे। अक्सर ऐसा होता है, लोग करते हैं ऐसा। गुजरते समय के साथ इनके मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन इनके घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें। तब फिल्मों में काम करना उतना अच्छा नहीं माना जाता था। पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा जोर देते थे माँ बाप कि तुम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई की तरफ करो। अब तो बहुत कुछ ओपन हो गया, वास्ट हो गया है, इस चीज को बुरा नहीं माना जाता क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, तोड़ दी, मेरी घड़ी तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? यही वजह थी कि इनके पिता भी चाहते थे कि असरानी कोई सरकारी नौकरी करे। सरकारी नौकरी को हमेशा से एक सेफ नौकरी माना गया है, लेकिन पिता की बात ना मानते हुए उन्होंने फिल्मों में ही अपना सपना पूरा करना जरूरी समझा और वो उसी जिद पर अड़े रहे। सेंट जेवियर स्कूल से हायर सेकेंडरी और राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद असरानी ने साल 1960 से 1962 तक कला भाई ठक्कर से एक्टिंग सीखी और इसके बाद साल 1963 में वो आ गए मुंबई नगरी अपने सपनों को पूरा करने। मुंबई आने के लिए इनके पिता ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे क्योंकि वो इसके खिलाफ थे। तो रेडियो स्टेशन में साथ काम करने वाले कुछ दोस्तों ने मिलकर 1-2 नाटकों का मंचन किया और किसी तरह से उनके लिए पैसे इकट्ठे किए और वो पैसे इकट्ठे करके उनको दिए। देखिए, उस टाइम पर ये प्यार
ये आजकल देखने को मिलता नहीं है। दोस्तों का वो प्यार हर कोई मतलब ही हो गया है। खर्चे इतने बढ़ गए हैं, लोग अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाते, दोस्तों की हेल्प कहां से करेंगे, मजबूरी है भाई। कुछ भी पूछने से पहले मुझे सिर्फ एक बात बताओ, वो कौन बुढ़ा था जिसके इतने सारे बच्चे हैं? और तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जो मरते मरते भी वो बुढ़ा तुम लोगों को झूठी खजाने की बात। मुंबई आने के बाद उनकी मुलाकात जाते माने डायरेक्टर किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से हुई। उन्होंने असरानी को अपनी फिल्मों में काम देने से पहले कहा कि वो पहले एक्टिंग को अच्छी तरह से समझें, उसे सीखें, और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का पता देकर बोले कि जाओ सीख कर आओ और उसके बाद हमसे मिलना। इस बात को असरानी ने बहुत सीरियसली लिया। I am Vishweshwar Nath Trivedi from Mathura, the birthplace of Lord Krishna. You know? आपके विद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर आया हूँ त्रिवेदी। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट को ये मान लीजिए कि आज भी वहाँ एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है, और उस जमाने में तो एडमिशन लाइन लगी रहती थी, बहुत ही मुश्किल होती थी और बहुत चुनिंदा लोगों को ही वहाँ एडमिशन मिलता था। आज भी ऐसा ही होता है। उन दोनों डायरेक्टर की बात मानते हुए असरानी ने साल 1964 में पुणे जाकर इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, और वहां उस वक्त सुभाष घई उनके क्लासमेट हुआ करते थे। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से 1966 में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद असरानी को एक गुजराती फिल्म में काम करने का मौका मिला। हिंदी फिल्मों में असरानी को पहला ब्रेक मिला था 1967 में आई किशोर साहू की ही फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में, जिसमें वो नायक विश्वजीत के दोस्त की भूमिका के रूप में पर्दे पर उतरे थे। इसके बाद साल बीता और 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म सत्यकाम में एक छोटा सा रोल दिया था। धर्मेंद्र के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। ये बहुत खूबसूरत फिल्म है, लेकिन वो अपने छोटे छोटे किरदारों से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। जिंदगी है लट्टू, चाहे जहां नचा लो, चाहे जिधर घुमा लो। इसलिए असरानी ने अपने टीचर के कहने पर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। I am Vishweshwar Nath Trivedi from Mathura, the birthplace of Lord Krishna. You know? आपके विद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर आया हूँ त्रिवेदी। अच्छा, एक बात बता दें, ये वो दौर था जब जया भादुड़ी भी उसी वक्त वहां पर एक्टिंग सीख रही थी। यहाँ पढ़ाने से उनका गुजारा तो ठीक चल रहा था, लेकिन फिल्मों में उन्हें अभी काम नहीं मिल रहा था। वो जिस काम की तलाश में थे, वो अभी भी निर्माताओं के आगे पीछे घूम रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। असरानी ने खुद इंटरव्यू में बताया था कि इस दौरान जब वो फिल्मों में काम मांगते थे तो डायरेक्टर उनसे अक्सर कहा करते थे, कादर भाई, आपने मेरे बारे में क्या सोचा? तो बिल्कुल फिक्र मत करना, मेरे पास बहुत सेट है, बस जल्दी शुरू कर दूंगा। जल्दी शुरू कीजिए ना। अरे कि देखो भाई, हीरो तो हमारे पास बहुत है, विलन तुम कहीं से लगते नहीं हो, और कॉमेडी तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे जवाबों से नाराज असरानी इंस्टीट्यूट में ही अपना समय बिताते रहते थे। वो बहुत निराश हो गए थे। फिर साल 1970 की फिल्म उमंग में काम करने का उन्हें ऑफर मिला तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि फिल्म में 12 नए लड़कों और 12 नई लड़कियों को एक साथ लॉन्च किया जा रहा था, और उन्हें इस फिल्म में एक खास रोल मिला, अच्छा खासा रोल। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह की बातें बनने लगी थी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए लोग बहुत ज्यादा सुनते थे, और सुनने का नतीजा यह हुआ कि उस दौर के स्थापित हीरो उन 12 नए लड़कों को देखने आते थे। उनको लगने लगा था कि अगर ये फिल्म चल गई तो उनके फिल्मी करियर पर असर पड़ सकता है, उनकी दुकान ठंडी पड़ सकती है, नए टैलेंट आ सकते हैं इंडस्ट्री में। ये सोचकर वो अक्सर वहां इस फिल्म की शूटिंग देखने जाते थे। भैया, हमें वो फिल्म वाली शूटिंग दिखा दो ना। अरे बहुत डिस्टर्बेंस होता है काम में। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे भैया, हम लोग दूर से ही देख लेंगे। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, एक्टिंग करते हुए। दोस्तों, असरानी ने ये फिल्म 650 रुपए महीने की तनख्वाह पे साइन की थी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इससे उनकी उम्मीदें बुरी तरह से टूट गई थी और उन्हें दोबारा फिल्मों में काम मांगने के लिए परेशान होना पड़ा। वैसे इस साल किशोर साहू की फिल्म पुष्पांजलि में भी उन्हें एक छोटा सा रोल मिल गया था। गौरतलब है कि ऋषिकेश मुखर्जी पुणे इंस्टीट्यूट में आर्टिस्टों की तलाश में अक्सर इनसे मिलने जाया करते थे। कहाँ गई और दिल मेरा ले गई, ले गई, ले गई, जाने कहाँ गई। फिर 1971 की फिल्म गुड्डी में जब जया भादुड़ी को कास्ट करने के लिए ऋषिदा पुणे पहुंचे, तब असरानी को ऋषिकेश मुखर्जी के उस फिल्म में असिस्टेंट रहे गुलजार से पता चला कि फिल्म में उनके लायक एक छोटा सा रोल है।
अगर ऋषिदा मान जाए तो ये रोल उनको मिल सकता है। वो पुणे से मुंबई आ गए और ऋषिदा से कहकर फिल्मों में किसी तरह से उन्हें काम मिल गया। एक्टिंग करते हुए आर्टिस्ट डिस्टर्ब हो जाए तो एक्सप्रेशन ठीक नहीं आता। आई मीन जाओ जाओ भैया, ऐसे ही बनते हो, वहाँ तो तुम्हें कोई जानता भी नहीं होगा। फिल्म गुड्डी में असरानी का किरदार एक स्ट्रगलर अभिनेता का था जो फिल्मों में काम करने के लिए शहर आता है और अंत में जूनियर आर्टिस्ट बनकर रह जाता है। अरे कुंदन, अब कोई काम काज देख, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ के तुझे 2 साल हो गए। पढ़ाई लिखाई तेरे बेटे के काम नहीं आएगी माँ। गुड्डी के इस किरदार से उन्हें अब हर कोई पहचानने लगा था और फिल्मों के लिए उनके दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे। और इसके बाद साल 1970 में ही ग्रेट गुलजार साहब ने अपनी पहली फिल्म मेरे अपने में उन्हें ले लिया। इस फिल्म में असरानी को खास रोल मिला था। उस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना जैसे बड़े कलाकार थे और इसी फिल्म में दिखाया है शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह से बोलते थे वही डायलॉग आगे चलकर भी बहुत फेमस हुआ था। आए तो कह देना कि छानू नहीं आएगा, खामोश। जी हाँ, इसके बाद तो असरानी को आत्माराम, गुलजार और ऋषिदा की फिल्मों में लगातार काम मिल रहा था। ऋषिदा के साथ उन्होंने साल 1979 तक काम किया, जिसमें उन्होंने साल 1972 के फिल्म बावर्ची के दौरान राजेश खन्ना के साथ भी काम किया था और ये फिल्म तो माइलस्टोन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद इसकी रीमेक भी बनी है। अगर आप देखेंगे कुली नंबर 1 गोविंदा को लिया था, जी हाँ, डेविड धवन ने। ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, आप जरूर देखिएगा। उसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, राजेश खन्ना और असरानी। आगे चलकर असरानी ने राजेश खन्ना के साथ लगभग 25 फिल्मों में साल 1991 तक काम किया था। आप हिंदुस्तानी हैं? हाँ? आपका शुभ नाम? अशोक शर्मा है, यानी हिंदू ऊपर से ब्राह्मण। मेरा नाम मुरलीधर चतुर्वेदी है। एक ब्राह्मण होने के नाते मैं आप। उसके बाद साल 1972 में इनकी और भी हिट फिल्में रिलीज हुई जिनके नाम हैं पिया का घर, सीता और गीता और परिचय। उसी साल आई इनकी फिल्मों में जैसे रास्ते का पत्थर और शोर ने उन्हें खासी शोहरत भी हासिल करवाई थी। प्रभा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुमको लेने गया था। Really? Of course. And अरुण, तुमने मुझे कहा था कि प्रभा को साथ लेकर आना और तुम खुद चले आए उसके साथ। इन सारी फिल्मों ने उन्हें एक अच्छा कॉमेडियन और सफल कलाकार के रूप में इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। फिर साल 1972 में ही बहुत सारी हिट फिल्में उनकी आई जिनके नाम हैं अभिमान, नमक हराम, अनामिका, आज की ताजा खबर। ये सारी फिल्में प्रमुख रही उनकी। हम करते हैं सेवा, वो खाता है मेवा, तौबा नाम न उसका लेना। फिल्म आज की ताजा खबर के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 1974 में उनकी बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई जिनमें से कुछ के नाम हैं चोर मचाए शोर, आपकी कसम, पाप और पुण्य, त्रिमूर्ति, अजनबी, विदाई और रोटी, ऐसी बहुत सारी फिल्में थी। फिर 1975 में आई शोले जिसमें असरानी के जेलर के किरदार ने उन्हें यादगार बना दिया। जी हाँ, वही हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जी हाँ, कहते हैं जब फिल्म शोले बन रही थी तो सलीम जावेद ने असरानी को हिटलर की तरह रिएक्ट करने को कहा था। उन्होंने ये किरदार हिटलर को ध्यान में रखकर ही लिखा था। उन्हें हिटलर की एक पुस्तक भी लाकर दी जिसमें उनके फोटो भी थे। इस फिल्म का जेलर का यह किरदार उन्होंने इस तरह से निभाया कि आज तक लोग याद करते हैं। जी हाँ, शोले फिल्म का तो हर कैरेक्टर लोगों को याद है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसकी लंबाई ज्यादा होने के कारण असरानी का ये जेलर वाला सीक्वेंस काट दिया गया था। फिर उसके बाद फिल्म को जब दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला तो बाद में इनके किरदार को वापस जोड़ दिया गया। इसके बाद तो फिल्म ने इतिहास बना डाला और असरानी ये लाइन, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, हमारी जेल में सुरंग। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ये लाइन अमर हो गई। जी हाँ, शोले के बाद असरानी को कॉमेडियन के रोल लगातार ढेरों मिलने लगे, उन्हें ऑफर्स आने लगे और उसका परिणाम ये रहा कि फिल्म निर्माताओं की उनके यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। हाँ यार, 2 स्टारों के बीच में मैं भी साला एक स्टार सेक्रेटरी हो गया। क्यों? मेरा काम कोई और देख लेगा, तू सिर्फ उमा का काम देख बे, मैं तेरा दोस्त। आगे चलकर उन्होंने गुजराती फिल्म का निर्माण भी किया था। वो उसके नायक भी थे जिसका नाम था अहमदाबाद नो रिक्शा वालों।
इस फिल्म में उपासना सिंह और कानन कौशल जैसी अभिनेत्रियों ने काम किया था, मगर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, फ्लॉप हो गई थी। उस्ताद ने हाथ मारा और साला गिरा नहीं, बुरी बात। उसके बाद साल 1975 और 76 में इनकी और भी यादगार फिल्में आई, जिनमें से कुछ के नाम हैं चुपके चुपके, रफू चक्कर, मिली, खुशबू, उमर कैद, उलझन, छोटी सी बात, चरस, महबूबा, बालिका वधू, फकीरा, हेरा फेरी और लैला मजनू। अरे बाप रे बाप, इंस्पेक्टर साहब! अच्छा हुआ साहब आप आई गए। जल्दी रास्ते से गाड़ी हटाओ। अरे हमरे जिंदगी की गाड़ी तो रास्ते से पहले ही हटी सरकार। तू ससुरी मायका छोड़ के ससुराल नहीं जाता। इन सारी फिल्मों में असरानी ने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्म बालिका वधू के लिए तो उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड फिर से मिला था। अब ये बताइए, खाट पे खाट है, ठाट पे ठाट है, लट्टू पे लट्टू, टट्टू पे टट्टू, सिर पर मटका, कमर में झटका, चले फटाफट लड़े आगे चलकर 1977 में उन्होंने एक बार फिर फिल्म का निर्देशन किया और फिल्म का नाम था चला मुरारी हीरो बनने। फिल्म की स्टोरी उन्होंने खुद लिखी थी। इस फिल्म में उन्होंने खुद हीरो का रोल भी किया था, जबकि बिंदिया गोस्वामी ने हीरोइन की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में। यह फिल्म भी कुछ खास चल नहीं पाई थी। इस साल 1977 में असरानी की और भी फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम थे छैला बाबू, हीरा और पत्थर, कोतवाल साहब, चलता पुर्जा, पलकों की छाओं में और कलाबाज। क्या करूं मेम साहब, म्युनिसिपैलिटी का बिल नहीं भरा था ना, तो नल काट कर चले गए, इसलिए समंदर से पानी लाकर इसमें डाला है। साल 1977 में असरानी की 20 से भी ज्यादा फिल्में आई। इसी साल रिलीज हुई फिल्म खून पसीना में असरानी एक सीरियस रोल में भी नजर आए और यहां भी उन्होंने अपना टैलेंट साबित करके दिखाया। यहीं से पता चलती है एक परफेक्ट एक्टर की क्षमता का, उनके टैलेंट का, कि वो सीरियस रोल भी कर सकते हैं। आइए ना ठाकुर साहब। अरे मोहन बाबू, आप तो जानते ही हैं, ठाकुर अपनी बहन के घर न खाया करते हैं न पिया करते हैं। हम तो सिर्फ शन्नू की खैरियत पूछने आए थे, वैसे भी देर हो रही है। अच्छा चलते हैं। नमस्ते। जी हाँ, इस किरदार को निभाकर उन्होंने बता दिया कि वो सभी तरह के रोल कर सकते हैं, बस मिलने चाहिए उन्हें रोल। असरानी वैसे तो मुंबई हीरो बनने के लिए आए थे, मगर ये चाहत गुजराती फिल्मों में काम करके वो पूरी कर पाए। गुजराती सिनेमा में उन्होंने साल 1977 में आई फिल्म माँ बाप में अपना मुख्य किरदार निभाया था और इसके बाद कई गुजराती फिल्मों में लीड रोल करते हुए वो नजर आए। 1970 का जो दशक था उनकी मांग चरम सीमा पर थी, क्योंकि वो 1970 से 1979 तक 101 फिल्में कर चुके थे। 101 फिल्मों में नजर आए थे वो। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। नहीं, मुझे नहीं पता भाई। किधर है? अरे न चाहिए राजा, मुझे खजाने के बारे में कुछ पता नहीं थी रकबे। उसके बाद साल 1980 में इनके निर्देशन में बनी फिल्म हम नहीं सुधरेंगे रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं पाई। इसी साल की चर्चित फिल्म द